तो हम लोग बिपिन चंद्र सीरीज देख रहे हैं और इसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। भारत की जो विदेश नीति है उसका उस समय कैसे जेनेसिस हुआ, उस समय कैसे बनी जब भारत खुद अपने स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जब भारत ये चाह रहा था कि अपना एक देश हो, अपनी एक बाउंड्री हो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या जरूरी होता है कि आप सॉवरेनिटी हो, आपके पास सॉवरेन स्टेट हो, तभी तो आपकी कोई पॉलिसी मानेगा। और ऐसे में कुछ ऐसे कारण हुए, कुछ ऐसे वेज थी थ्रू विच द वेरी वर्ड रिटन इन द चैप्टर 13 ऑफ दिस बुक इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। बट बिफोर दैट आप ये जानो कि जो 15th और 16th सेंचुरी है इसमें जो है कॉलोनियल जो पावर्स हैं, यूरोपियन जो पावर है, वहां पर साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है और कई सारे डेवलपमेंट होते हैं। आपको पता ना, वो दे क्वेश्चन द चर्च एंड वो तो पूरा अलग ही रेनेशा आता है वहां पर, फिर से नई नई डिस्कवरीज होती हैं और फिर से उनका कॉलोनियल एक्सपेंशन शुरू होता है। हालांकि पूरी की पूरी कहानी केवल दो चीजों पर टिकी है कि ये निकले थे क्या ख्वाब लेकर के कि हमें ट्रेड करना है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ये ट्रेड किसमें बदल जाता है, टेरिटरी में। क्या हालांकि ट्रेड और टेरिटरी साथ साथ जब चलने लगते हैं तभी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू करती है। जब तक ये व्यापार करते हैं तब तक सही होता है, लेकिन जब ये टेरिटरी का मतलब है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कब जब ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू करते हैं वहीं से बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। बात बिगड़ती क्यों है कि आप भाई किसी देश में गए, जैसे भारत में आते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर आप यहीं के जमीन पर, यहीं के सीमा पर, इसी के देश पर गलत नजर रखोगे, इसको एनेक्स करना चाहोगे, इस पर रूल करना चाहोगे, तो पूरी की पूरी कहानी बिगड़ने लगेगी। अब आप जानो कि भारत में जो 1857 का वार हुआ था, बैटल हुआ था प्लासी का, और उसके बाद में 1757 एंड उसके बाद में 1857, ये वो दौर था जिसमें ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी उसको कई सारी चीजों ने भारत में गवर्न किया। जैसे इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हुआ करते थे, एक टूल था वार, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा टूल था इनका पॉलिसी कह लो, या आप कह लो कि ट्रीटी कह लो, ठीक है, ट्रीटी कह लो, या डिप्लोमेसी भी आप कह सकते हो। क्या डिप्लोमेसी? हालांकि डिप्लोमेसी एक ऐसा टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश से दूसरे देश के बीच में जनरली यूज होता है, बट यू कैन यूज दैट वर्ड एज वेल, क्योंकि उस समय कोई देश ऐसा सोवरेन तो है नहीं, सबकी उस समय कोई कई सारे इतिहासकार कोट करते हैं कि नेशनलिज्म का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो सब अपने आप में सोवरेन थे। तो जितने भी स्टेट हुआ करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो इनके दो टूल थे, क्या था, वार था और दूसरा था पॉलिसी था। ठीक है, तो ये आप जानने की कोशिश करो कि द वार एंड द पॉलिसी, ये दोनों ऐसे टर्म हैं, ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनका ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करके भारत में अपनी संप्रभुता, अपनी जो है एक्सपेंशन बढ़ाने की कोशिश करती है। भारत की में इसी पॉलिसी को कहते हैं इंटरफेरेंस की पॉलिसी। ये क्या है, पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन की कौन सी पॉलिसी है, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरवेंशन भी कह सकते हैं ना, इंटरफेरेंस करना, वो इंटरवेंशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरवेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू करती है, कहां पर, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में। इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या शुरू करती है, इंटरवेंशन, और थ्रू आप देखो कि कई सारी पॉलिसीज होती हैं, चाहे सब्सिडरी अलायंस हो, कौन सी पॉलिसीज हो, सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था, आपको पता हुआ, ये मैं मिटा दे रहा हूं, विलेजली साहब लेके आए थे। ठीक है, ये भी बड़े ही कनिंग थे, बहुत होशियार थे। इसके अंतर्गत जैसे आपको पता होगा हैदराबाद का पूरा केस, हैदराबाद को एनेक्स कर लिया था, मैसूर को बाद में इसी पॉलिसी के तहत अंदर कर लिया था। बाद में एक और पॉलिसी आती है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कई सारे स्टेट हैं जैसे सतारा, ठीक है, संबलपुर, ये सारा पूरा का पूरा आपको पता है ये, ठीक है, इसको अलग से ही जब पढ़ते हैं, बट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, दीज आर द पॉइंट्स, बस इसमें लिख दिया गया है तो मैं उसको थोड़ा एलोबरेट कर दे रहा हूं। उसके बाद में एक और पॉलिसी है कि जिसे कहते हैं प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। ठीक है, प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, जैसे इसको लगा करके अवध को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश वालों ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने,
तो प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट की किसी राजा के पास जाते हैं, कहते हैं भाई अब तुमसे जो है तुम्हारी जनता खुश नहीं है, तो फिर उसको अनेक्स कर लिया, जैसे अवध के नवाब के साथ होता है। ये पूरी की पूरी टूल्स हैं। कौन सी ये तो सेकंड बात हो गई। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये ट्रीटी करके, साइन करके, फोर्स करके भी काम चला लेते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ब्रिटिश के पास है वो वार का, सबसे बड़ा हथियार है वार का। तो हमने ये देख लिया है ये ट्रीटी। अब हम देखते हैं वार पे, जहां से ये किताब शुरू होती है, चैप्टर 30 ऑफ द बुक। वो आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको यहीं से शुरू होगा कि जो वार का पूरा कॉन्सेप्ट है वहीं से लिखना शुरू होता है। और फिर वो ऐसी कंडीशंस हैं जिससे जो भारत का उस समय मिड 19th सेंचुरी का इंटेलिजेंसिया वर्ग हो, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो बनर्जी साहब हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चाहे वो पत्रिकाएं हों, चाहे अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है, तो वो सारी कई सारे और नेम भी हैं। तो ये सब लोग लिखना शुरू करते हैं। तो अब वार के बारे में हम लोग जानते हैं। अब आप देखो कि 1817, अब हमने देखा कि 1757 से लेकर के जो 1857 का बाद है, ये वो दौर होता है जहां पर ब्रिटिश की गवर्नमेंट अपने आप को, ब्रिटिशर्स जो है इनका ट्रेड का जो रिलेशन होता है वो टेरिटरी में बदलना शुरू हो जाता है। किसमें? टेरिटरी में। मतलब इनका कॉमर्स के रिलेशन के साथ साथ भारत पर अधिकार करना ये शुरू कर देते हैं। और पूरी की पूरी कहानी आपको पता है, इंडिया के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ इनके कदम हैं जिससे भारत के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पहला जो है 1878 का जो एंग्लो अफगान वार है, एंग्लो अफगान वार। अब इसको मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि इसको एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है। अब जब भारत की जो मिलिट्री है वो किसी दूसरे सीमा में जाएगी तो इससे क्या होगा, भारत का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब एंग्लो अफगान वार, इस समय कौन सा गवर्नर जनरल था? इन 1878 who was the governor general? This is question for you and that governor was very brutal। तो आप ये जानो कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा जब भारत की सेना अफगानिस्तान में युद्ध करने जाएगी, ठीक है। और वो क्यों युद्ध करने जाती हैं? क्योंकि एंग्लो रशियन राइवलरी है, रशिया के साथ राइवलरी चल रही है ब्रिटिश की, वो अभी हम आगे देखेंगे उसको। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर लेकर के जाते हैं। इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन किस पर पड़ता है? जो भारत के अपने लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया पर इसका फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। भारत के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छे जो रिसोर्सेज हैं उनसे दरकिनार कर दिया जाता है। और फिर इसी को फुलफिल करने के लिए अंग्रेज गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को इंक्रीज कर देगी। तो ये आप समझो कि एक विशियस सर्किल है कि पहले मिलिट्री एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर भारत के लोगों को संसाधन नहीं मिलेगा, ऊपर से टैक्स भी इंक्रीज कर देंगे। तो यानी कि डबल सपरेशन है इंडिया के लोगों का मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। तो इसलिए आपको मैं वो कोटेशन पढ़ना चाहूंगा, गिवन द फैंटास्टिक पैराग्राफ इन द बुक ऑन पेज नंबर 387। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सेज, जब ये एक्सपेंडिशन भारत के लोग वायसराय के द्वारा भेजा जाता है, एंड द वायसराय वाज रिटन द इंडियंस डिमांडेड दैट सिंस, तो इसको लिखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसको क्रिटिसाइज करते हुए कि एज वन ऑफ द मोस्ट अनराइचुअस वार्स दैट हैव ब्लैकेंड द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। ये एक ऐसा वार है जो ब्रिटेन लड़ रहा है, जो पूरे संपूर्ण विश्व इतिहास के पन्ने को काला कर रहा है। यानी भारत के लोगों को भुखमरी से मर रहे हैं, भारत के लोगों को टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है, उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसे थ्योरीज आने लगे हैं, ठीक है, सारा पैसा ले जाया जा रहा है, और ऊपर से ये युद्ध भी लड़ने चले हैं, ठीक है, और उसका बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है। ऐसे ही अमृता बाजार पत्रिका लिखती है, नथिंग थ्रोज एन इंग्लिश मैन इनटू अ पैशन व्हेन हिज पॉकेट इज टच्ड एंड नथिंग प्लीजेस हिम मोर देन व्हेन ही कैन सर्व हिज ओन इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ब्रिटिशर्स को इससे अच्छा कुछ नहीं लगता है कि वो दूसरे की पैकेट से पैसा निकालें और अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़े, ठीक है। तो मतलब पॉकेट किसकी है? इंडियंस की है, और इंटरेस्ट किसका है? ब्रिटिशर्स का है। तो यहाँ पर खेल ही पूरा अलग है, यानी कि जो इंटरेस्ट किसका फुलफिल हो रहा है? ब्रिटिशर्स का। पैसा किसका लग रहा है? भारत का। तो ऐसे एक एग्जांपल ये हो गया है। दूसरे में आप लिख सकते हो 1882 में अगेन जो इजिप्ट है, आपको पता होगा इजिप्ट अफ्रीका के नॉर्थ में एकदम है, इजिप्ट एक देश है, यहां पर इंग्लैंड अपना एक मिलिट्री एक्सपेडिशन भेजता है। मतलब एक्सपेडिशन मतलब अभ्यास, मतलब कि मिलिट्री की जो सेनाएं हैं वो यहां पर आती हैं।
नाउ सेकंड थिंग इज, भारत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये भी इसको सपोर्ट करने के लिए भेज देती है मिलिट्री। फिर से पूरी की कहानी वही हुई, मिलिट्री बर्डन बढ़ता जा रहा है और टैक्सेशन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, लोगों का शोषण शुरू है। ऐसे ही कई सारे और एग्जांपल हैं। 1885 में यू कैन मैक कि जो 1885 में क्या किया जाता है, वर्मा के ऊपर अटैक किया जाता है। वर्मा मतलब मॉडर्न डे म्यांमार, अटैक किया जाता है और इसको एनेक्स कर लिया जाता है। वर्मा को एनेक्स कर लिया जाता है। अब आप पूछोगे कि वर्मा कहाँ है, वर्मा ये यहाँ पर है, ठीक है, और चाइना यहाँ पर है। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना होता है कि अगर हम म्यांमार को कैप्चर कर लेंगे या वर्मा को, तो ये रास्ता हमें मिल जाएगा और इस रास्ता से उनका क्या होगा, जो कॉमर्शियल पर्पस है, आपको पता ना टी वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, चाय का और ओपीएम का, ठीक है, ओपीएम का लेकर के पूरा उनका ट्रेड रिलेशन है, तो उसको बिल्डअप करने के लिए इन्होंने वर्मा पर भी आक्रमण किया। अभी हम आगे देखेंगे कि इसने कैसे पैन एशियन, एशिया के लोगों को जागृत करके रख दिया इस इंसिडेंट ने, और ये ब्रिटेन कर रही है। इसके बाद आप देखो 1903 में एक बहुत बड़े गवर्नर जनरल होते हैं, द मोस्ट ब्रूटल वायसराय इंडिया ब्रिटेन, और यू कैन से द मोस्ट कनिंग, ठीक है, लॉर्ड कर्जन होते हैं इस समय। कौन होता है, कर्जन। अब कर्जन की तो कई सारे कामों के लिए इंडियन इतिहास में जाने जाते हैं, जैसे वो यूनिवर्सिटीज एक्ट हो, बंगाल का पार्टीशन हो, तो कई सारी चीजें हैं। बट इन्होंने तिब्बत में भी अटैक कर दिया। तो आप देखो कि फिर से ये इतने एक्सपेंडिशन करते जा रहे हैं, तो भारत के लोग खुश रहेंगे क्या, भारत का वर्ग जो बोलेगा नहीं क्या। तिलक जैसे लोग भर भर के मराठा केसरी में आर्टिकल लिखते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। और उसके बाद आप जाको एक चौथा जो पॉइंट है, तो लास्ट पांचवा, कि ये इंडिया है और यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है और यहाँ पर रसिया है, ठीक है, रसिया। अब जो रसिया के साथ ब्रिटेन की या इंग्लैंड की राइवलरी है, इंग्लैंड को हमेशा डर लगता है कि रसिया इसको कहीं एनेक्स ना कर ले, इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 60,000 ट्रूप्स, 60,000 लोगों को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। यहाँ की जो ट्राइब्स है ना, ट्राइब्स को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत बड़ा गोरिल्ला वार भी आपको हमेशा देखने को मिलता रहता है। दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, दिस इज द नर्व सेंटर। तो ये पूरी की पूरी राइवलरी रहती है, जिसको अलग से इतिहासकार, इस पर बहुत रिसर्च हुई है कि जो रसिया की और ब्रिटेन की राइवलरी है उस पर बहुत सारे शोध हो रहे हैं, ठीक है, और मतलब बहुत सारे लोग इसको एज रिसर्च में चूज भी करते हैं, ठीक है, खासकर जो इम्पीरियलिस्टिक या कॉलोनियल हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं वो लोग, ठीक है। इसको इतिहास में आप कभी पढ़ना, ग्रेट गेम इन द हिस्ट्री कहा जाता है, जो ब्रिटेन की या इंग्लैंड की और रसिया की राइवलरी है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। जिसके बाद क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि ये सारे ऐसे फोर्सेस थे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखो कि 20वीं सेंचुरी में इंटर कर लिए हैं। अब 20वीं सेंचुरी में कई सारे और डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो ये भारत की जो नया वर्ग है वो डिप्लोमेसी में, अभी तो भारत का लोग केवल क्रिटिसाइज करना, अभी तो मैंने वो कारण गिनाए हैं कि भारत का लोगों का भी रिएक्शन आएगा ना, भारत के लोग अभी कुछ और परिवर्तन आएंगे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बात करेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फैंटास्टिक सीरीज, ठीक है। तो इसमें हमने यही बात किया कि हाउ ट्रेड रिलेशंस, हाउ ट्रेड इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू टेरिटोरियल एक्सपेंशन through tools of war and the various policies and programs of the government, either through subsidiary alliance or through doctrine of lapse or through mismanage of tax, pretext of mismanage, like the annexation of Awadh, and there were so many other policies for cantonment of regional powers, provincial leader to make a hold on that. तो ये सारी चीजें थी, और साथ ही साथ जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, इट लेड टू द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, एंड उसी के रिजल्ट क्या होता है, टैक्स को इंक्रीज किया जाता है और भारत के लोगों का पेरिस शुरू होता है। लेकिन इसी के जो बैकग्राउंड में जो पैन एशियन फीलिंग्स हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो अगले बार हम बात करेंगे। फिर नेहरूवन का एरा है, जो ब्रुसेल्स में जाते हैं, कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म के खिलाफ भर भर के बोला जाता है। एंड देन 40s के बाद कैसे भारत की जो नेशनल पॉलिसीज हैं उस पर भी कुछ दिया गया है, तो वो हम लोग बुक में के थ्रू देखेंगे।